सम्राट सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए प्राइवेट स्कूलों पर कड़ा नियमन लागू किया है। नए आदेश के तहत सभी निजी स्कूलों के लिए अपनी पूरी फीस का स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और कोचिंग संस्थानों पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा नियम बनाया गया है। स्कूल किताब और स्कूल ड्रेस खरीदने, स्कूल के कैंपस में ही खरीदने की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो इससे तो अभिभावकों को बहुत राहत मिली है। सुशासन राज पर हावी हो रहा योगी मॉडल, बिहार की बदलती सत्ता की पूरी कहानी इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जेडीयू भले ये दावा कहे कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सुशासन और विकास के विजन को ही आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, लेकिन सम्राट ने अपने 35 दिन के कार्यकाल में अपने नीतिगत फैसलों से अलग अलग अंदाज में सरकार चलाने का संकेत दे दिया है। सम्राट सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो नीतीश सरकार से अलग है। अब क्या है वे फैसले और सरकार चलाने का सम्राट मॉडल तो नीतीश मॉडल से अलग दिख रहा है। अब इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट चौधरी का तो तरीका अलग है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का तरीका अलग था, सम्राट चौधरी अलग व्यक्ति हैं तो उनका भी तरीका अलग होगा। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार से उनको कोई नाराज़गी है या नीतीश कुमार के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। हर आदमी का अलग अलग स्टाइल होता है और अलग अलग अंदाज में काम करता है। तो सम्राट चौधरी तो किसी लीक पर चलने वाले हैं नहीं, वो तो अलग पहचान बनाने वाले नेता हैं और हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं। तो क्राइम कंट्रोल को लेकर जो एक्शन वो ले रहे हैं वो तो नीतीश कुमार के फार्मूले से मेल नहीं खाता है। उन्होंने पुलिस का हाथ खोल दिया है। सीएम सम्राट ने कहा कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में पुलिस जवाब दे रही है। हमने पुलिस का हाथ खोल दिया है और बिहार सुशासन वाला राज्य है, इसे हर हाल में कायम रखना है, किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे नहीं। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ घिनौना अपराध करने वालों को माला नहीं पहनाएं बल्कि उन पर माला चढ़ा दें। जी, मतलब उनके तस्वीर पे माला। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को लाने या उन पर दूसरे किसी कार्रवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका नतीजा दिखाई भी दे रहा है। उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 नवंबर से बिहार में अब तक करीब 25 इनकाउंटर हो चुके हैं जी, जिसमें 6 अपराधी मारे गए हैं और कई अपराधी लंगड़ा हो गए हैं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। तो एक्शन तो दिख रहा है। नीतीश सरकार में ऐसा एक्शन तो नहीं दिखता था। तो सम्राट चौधरी एकदम बिल्कुल योगी मॉडल पर हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, अब उनको पकड़ेगी नहीं पुलिस, यूपी की तरह टपका देगी। जी सर, तो नीतीश कुमार का मूल मंत्र था कि कानून अपना काम करेगा। वे एनकाउंटर संस्कृति या पुलिस के कानून हाथ में लेने की सख्त खिलाफ थे। हाँ बिल्कुल, सबका अलग अलग तरीका होता है ना। वो अलग तरीके से उन्होंने सुशासन कायम किया। देखिए, सत्ता में आए नीतीश कुमार तो जंगल राज तो था ही, लेकिन 3 महीने में कानून व्यवस्था को उन्होंने चुस्त दुरुस्त किया और ऐसा प्रावधान किया कानून में कि अपराधी अपराध करने के पहले सहम जाएं, डर जाएं। लेकिन सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिया है आते ही और सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने की पूरी छूट दे दी है। वो कह रहे हैं कि अगर अपराधी फायरिंग करता है तो पुलिस बिना हिचकिचाहट सेल्फ डिफेंस में सीधे पैर में गोली मार रही है। देखिए, कानूनी पक्षों से सुरक्षा का भरोसा का सवाल है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मैसेज दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिसकर्मियों को विभागीय जांच या मानवाधिकार का प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ेगा। पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी है, बशर्ते कार्रवाई सही इरादे से की गई हो। ये नहीं कि पुलिस वाले ही क्रिमिनल की तरह इनकाउंटर करने लगे तो उनको छूट होगी, नहीं। कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई होगी, कानून स्थापित करने के लिए अगर कार्रवाई होगी, तब सरकार उनका साथ देगी। नीतीश कुमार का क्राइम कंट्रोल का तरीका अलग था। 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपराधियों को पकड़कर अदालतों के जरिए स्पेशल ट्रायल करवा करके रिकॉर्ड सज़ा दिलवाई। जब भी अपराध बढ़ता था वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते थे, चेतावनी देते थे और बड़े पैमाने पर IAS IPS अधिकारियों का तबादला कर देते थे। लेकिन सम्राट चौधरी ने सत्ता संभालते ही पुलिस को खुली छूट दे दी है। तो ये तो योगी मॉडल ही है।
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपराधियों में तो डर पैदा करना ही पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। नीतीश कुमार का तरीका अलग था, सम्राट का अलग है, लेकिन अलग तो है। जी सर, सम्राट सरकार का जो है वो कैबिनेट बैठक का दिन और तौर तरीका भी बदल गया है। हर कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार हर मंगलवार या शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक करते थे। और सम्राट चौधरी ने सिर्फ बैठक का दिन ही नहीं बदला है, उसमें कई बदलाव किए हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केवल कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव या मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी देते थे। नीतीश कुमार खुद कैबिनेट ब्रीफिंग से पूरी तरह दूरी बनाकर रखते थे, जबकि सम्राट चौधरी न केवल खुद फैसलों के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर जनता को इसकी जानकारी दे रहे हैं, बल्कि संबंधित विभागों के मंत्रियों को भी क्रेडिट लेने के लिए आगे कर रहे हैं। इसका उद्देश्य फैसलों का तुरंत पॉलिटिकल माइलेज लेना है। तो कैबिनेट का तरीका भी उनका अलग है। जी सर, तो ऐसे में अब नीतीश कैबिनेट में अंतिम फैसला हमेशा केवल नीतीश कुमार का ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कैबिनेट में क्या फैसला होने वाला है नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता था। 24 घंटा उनका दाएं बाएं रहने वाले लोगों को भी भनक नहीं मिलती थी। सहयोगी दलों की बात तो छोड़ दीजिए, कई बार गठबंधन के सहयोगी मंत्रियों को बैठक की मेज पर आने से पहले तक कुछ पता नहीं होता था कि आज किस एजेंडे पर मुहर लगने वाला है। ठीक है, जबकि सम्राट चौधरी की कैबिनेट में मंत्रियों को अपनी अपनी बात रखने, अपने विभागों के प्रस्तावों को पास कराने की ज़्यादा छूट है। चूँकि सरकार में बीजेपी का कोर एजेंडा युवा नेतृत्व हावी है, इसलिए मंत्रियों के बीच समन्वय बना के रखना है और शक्ति संतुलन भी बना के रखना है। तो सम्राट चौधरी इसका ध्यान रख रहे हैं। अब नीतीश कुमार थे तो कौन सवाल उठाने वाला था? कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने हर कलीग को, हर मंत्री को ये छूट दे रहे हैं कि आप प्रस्ताव बनाइए अपने विभाग से संबंधित, मेरे सामने लाइए। तो सम्राट कैबिनेट में क्या फैसला लिया जाना है ये पूरा कैबिनेट को पता रहता है, लेकिन नीतीश कैबिनेट में क्या फैसला होना है केवल नीतीश कुमार और उनके विश्वस्त अधिकारियों को ही पता रहता था। ये फर्क है। जी सर, और जनता से जुड़ने का तरीका भी सम्राट सरकार का और नीतीश सरकार का अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार तो जनता दरबार लगाते थे और यह कार्यक्रम हर महीने के पहले 3 सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में होता था और इसमें शिकायतकर्ताओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका भी मिलता था। मुख्यमंत्री के बगल में संबंधित विभागों के मंत्री, अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी शामिल होते थे। नीतीश कुमार ऑन द स्पॉट अधिकारियों को फोन करके निर्देश देते थे, इस मामले को तुरंत देखिए और एक्शन लीजिए। नीतीश काल में 60 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा करना था, लेकिन सम्राट चौधरी ने तो हर सभी पंचायतों में हर मंगलवार को सहयोग शिविर लगाने का आदेश दे दिया है। मतलब हर पंचायत में उस जिले के प्रभारी मंत्री को जनता के बीच हाजिर होना है। 19 मई से इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये सम्राट सरकार की अपना कार्यक्रम है, अलग कार्यक्रम है जो नीतीश सरकार का नहीं था। और प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले की एक पंचायत में जाकर लोगों की समस्याएं सुननी है। ये बहुत अनूठा प्रयोग है। मंत्री और जनता के बीच सीधा संपर्क बनेगा, संवाद होगा। सीएम सम्राट चौधरी खुद सोनपुर प्रखंड की एक पंचायत में गए थे और लोगों की समस्याएं सुनी थी। तो सम्राट चौधरी जो भी कर रहे हैं वो नया ही कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जो नीतीश कुमार करते थे उसी लीक पर चल रहे हैं, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें सफल हो गए तो उनकी अलग पहचान तो बन ही सकती है। सर, और शिकायतों के निपटारे के लिए भी इन्होंने एक अलग समय सीमा तय की है। हाँ, नीतीश सरकार के दौरान जब जनता दरबार लगता था तो 60 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिविर में आने वाले आवेदनों का निपटारा 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आवेदन मिलने के 10 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को उसे निपटाने के लिए नोटिस नहीं गया तो भी कार्रवाई होगी। आवेदन के 20वें दिन भी नोटिस जारी होगी। 30 दिन के अंदर हर हाल में आवेदन का निपटारा करना है। कोर्ट से संबंधित मामले को छोड़कर आवेदन को किसी भी सूरत में अटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है। ऐसा करने वाले पदाधिकारी 31वें दिन मुख्यमंत्री सचिवालय से निलंबित कर दिए जाएंगे। मतलब सीधा कंट्रोल सीएमओ का होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय आवेदन की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। नीतीश कुमार के समय जिला स्तर पर शिकायत निवारण पदाधिकारी होते थे। सम्राट सरकार में इन सभी पंचायतों से आने वाले आवेदनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है। सर, तो सम्राट सरकार की प्राथमिकता नीतीश सरकार से अलग है।
अब देखिए, नीतीश कुमार का फोकस बुनियादी ढांचे पर था, क्योंकि कोई बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और सामाजिक कल्याण पर ज़्यादा जोर था। सम्राट चौधरी का अप्रोच अलग है, क्योंकि ज़रूरत भी अलग है। अब पहले 20 साल पहले जो बिहार की ज़रूरत थी आज नहीं ना है, तो बदले हुए माहौल और समय के हिसाब से सम्राट चौधरी को प्लान करना पड़ेगा और वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का अप्रोच है शहरीकरण के आधुनिकीकरण की, आर्थिक संरक्षण की और प्राइवेट स्कूलों पर कड़े नियंत्रण की। देखिए, दोनों के अप्रोच में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार का मुख्य फोकस गांवों को शहरों से जोड़ने पर था। ग्रामीण सड़क योजना उन्होंने चलाई थी। उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल का कार्यक्रम शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। हर गांव गली में पक्की नालियां बनवाई, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया। उनका मानना था कि ग्रामीण विकास से भी बिहार का विकास होगा। सम्राट सरकार का ध्यान तेजी से हो रहे अनियोजित शहरीकरण को व्यवस्थित करने पर ज़्यादा है। कैबिनेट ने 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें चौड़ी सड़कें होंगी, ग्रीन स्पेस होगा, आधुनिक आवासीय व्यवस्था, व्यावसायिक जोन होंगे। सरकार खुद प्लान करके इसे बनाएगी ताकि पुराने शहरों पर दबाव कम हो। देखिए, आज की तारीख में पटना में ज़मीन की कीमत क्यों आसमान छू रही है? क्योंकि बिहार में एक ही शहर है जिसको शहर कहा जा सकता है, वो पटना। और सब चाहते हैं कि भाई पटना में एक छोटा सा अपना घर हो, और इसीलिए मुँहमांगी कीमत मिल रही है। अगर सम्राट चौधरी 11 सैटेलाइट टाउन डेवलप कर देते हैं और तो पटना प्रभाव कम होगा, दबाव कम होगा और दूसरे शहरों में लोग जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ज़मीन की कीमत भी नीचे आएगी। तो सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, समय के हिसाब से कर रहे हैं, वो लीक पर नहीं चल रहे हैं, ये सच है। कि नीतीश कुमार ऐसे करते तो हम वही करेंगे, नहीं, अपना नया कर रहे हैं। समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं और इस कारण ही वो चर्चा में है। सर, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर भी सम्राट का अप्रोच नीतीश से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पुल, एक्सप्रेसवे के लिए ग्लोबल और नेशनल टेंडरिंग को बढ़ावा दिया। मतलब देश की कोई भी कंपनी आके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है, टेंडर ले सकती है। इसमें अक्सर देश की बड़ी बाहरी कंपनियां ही आकर बिहार में काम कर रही थी और बिहार का सारा पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता था। सम्राट सरकार ने आते ही बिहार पब्लिक वर्क्स कोड में बड़ा बदलाव किया है, संशोधन किया है। नए नियम के तहत 50 करोड़ रुपए तक के टेंडर में स्थानीय ठेकेदारों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सीधा मकसद राज्य के पैसे को राज्य के भीतर घुमाना है या रखना है और स्थानीय युवाओं के लिए व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके अलावा कैबिनेट युवाओं के लिए IT, AI और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक कोर्सों को बढ़ावा देने वाले एजेंडों को तुरंत पास कर रही है, आगे बढ़ा रही है, ताकि 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य पूरा हो सके। तो लक्ष्य तो नीतीश कुमार की सरकार का ही है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देना है। पूरा करने का काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं और वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो इसकी तारीफ भी हो रही है। सर, तो सम्राट सरकार का ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उस पर भी ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर काम किया, इसमें कोई शक नहीं। हर टोले में स्कूल खोला, साइकिल पोशाक योजना शुरू करके ड्रॉप आउट रेट कम किया, नियोजित शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली की। सम्राट सरकार अब शिक्षा की गुणवत्ता और आधुनिकीकरण पर फोकस कर रही है। सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट पास कर हर ब्लॉक में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का फैसला लिया है, बड़ी बात है। साथ ही जिन 208 ब्लॉकों में अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, वहाँ तुरंत डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो एजुकेशन क्वालिटी का हो, इससे भला कौन नहीं चाहेगा। तो सम्राट चौधरी अगर एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। सर, और सम्राट सरकार प्राइवेट स्कूल और कोचिंग पर लगाम लगाने की ओर भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। नीतीश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों या कोचिंग संस्थानों के कामकाज में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है ना। उनका कामकाज प्रशासनिक दखल अंदाजी कभी नहीं थी, लेकिन इसका कारण था कि वो मानते थे कि सरकारी व्यवस्था
को मजबूत करके प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला किया जा सकता है। सम्राट सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए प्राइवेट स्कूलों पर कड़ा नियमन लागू किया है। नए आदेश के तहत सभी निजी स्कूलों के लिए अपनी पूरी फीस का स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है। मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने और कोचिंग संस्थानों पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा नियम बनाया गया है। स्कूल किताब और स्कूल ड्रेस खरीदने स्कूल के कैंपस में ही खरीदने की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो इससे तो अभिभावकों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि निजी विद्यालयों ने तो बहुत बड़ा कारोबार बना लिया था शिक्षा को। तो सम्राट चौधरी के इन फैसलों की तारीफ हो रही है। ठीक है, नीतीश कुमार से अलग इनके फैसले हैं, काम करने का तरीका भी अलग है, लेकिन उन तरीकों को लेकर कहीं शिकायत नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई जेडीयू कहता है कि नीतीश कुमार के ही काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है, जो सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठता है, वो चाहता है कि वो अपने काम से पहचान ना जाए, और सम्राट चौधरी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो सुना आपने। तो अब बिहार के नए सम्राट चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।